हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। इसमें हमारा जो लेक्चर चल रहा था, टॉपिक चल रहा था, वो चल रहा था राणा सांगा। इससे पहले हम मेवाड़ के वंश पर बहुत सारे शासकों के बारे में वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो सबसे पहले उनको देखिए, उसके बाद हम इस क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो राणा सांगा के आज हम सैनिक अभियानों के बारे में चर्चा करेंगे और जो राणा सांगा के प्रमुख सैनिक अभियान थे इस संदर्भ में बात करेंगे। तो देखिए, राणा सांगा के सैनिक अभियान, राणा सांगा के प्रमुख सैनिक अभियान। राणा सांगा के प्रमुख सैनिक अभियानों के बारे में हम बात करने वाले हैं। अब देखिए, इनके प्रमुख सैनिक अभियानों में हम बात करें तो मैंने आपको कल का जो वीडियो अगर आपने वो देखा है तो हमने उसमें बताया था कि किस प्रकार इन्होंने जो ईडर क्षेत्र पड़ता है वहाँ पर और जो चंदेरी क्षेत्र पड़ता है वहाँ पर इन्होंने अपने पराक्रम और अपनी शक्ति के माध्यम से दो शासकों को उन क्षेत्रों पर स्वतंत्र सत्ता के रूप में स्थापित करवाया था, जिनमें से एक था भारमल और दूसरा था चंदेरी राय। ठीक है, चंदेरी का शासक मेदिनी राय। अब इससे आगे जो इब्राहिम लोदी है वो राणा की जो शक्ति है उससे बहुत ज़्यादा वो डरा हुआ था, सहमा हुआ था और उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कहीं हमारे ऊपर आक्रमण जो है वो नहीं कर दिया जाए। और इसी डर और इसी भय से उसने क्या किया, उसने आक्रमण जो है वो सांगा के ऊपर कर दिया। लेकिन उसने जो आकलन सांगा की शक्ति का किया था वो आकलन वो गलत साबित हुआ और उसको ये जो आक्रमण है वो क्या पड़ जाता है, महंगा पड़ जाता है। तो इसके द्वारा क्या किया गया, सांगा के ऊपर आक्रमण किया गया। ठीक है, इब्राहिम लोदी के द्वारा सांगा पर दो आक्रमण किए गए। सांगा पर दो आक्रमण किए गए। कितने आक्रमण किए जाते हैं? तो सांगा के ऊपर दो आक्रमण किए जाते हैं और जिनमें सबसे पहले जो आक्रमण किया गया था वो आक्रमण था खातौली का आक्रमण। ठीक है, कौन सा आक्रमण था? खातौली। तो इसको जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? इसको खातौली के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो खातौली जो क्षेत्र पड़ता है वो उस समय बूंदी में पड़ता था और आज जो है ये वर्तमान में जो है ये कोटा जिले के अंतर्गत आता है। तो खातौली का युद्ध हुआ था 1517 में। ठीक है, कब हुआ था? 1517 में हुआ था। अब इस युद्ध में उधर से इब्राहिम लोदी और इधर से राणा सांगा जो है युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे और इस युद्ध में दोनों सेनाओं के मध्य भयंकर संघर्ष होता है। और इस भयंकर संघर्ष में, इस युद्ध में इब्राहिम लोदी भरत सांगा। तो इस युद्ध में जीत किसकी होती है? तो जीत इस युद्ध में सांगा की होती है। ठीक है, इब्राहिम लोदी भरत सांगा। तो इस युद्ध में जीत किसकी होती है? इस युद्ध में जीत जो होती है वो सांगा की होती है। ठीक है, अब देखिए अगला जो युद्ध होता है, अगला जो युद्ध इसी इब्राहिम, अब देखिए इस युद्ध की एक खास बात आपको ये याद रखनी है कि इस युद्ध में जो खातौली का युद्ध होता है, इस युद्ध में दोनों सेनाओं के जो सेना प्रमुख की जो जिम्मेदारी निभा रहे थे वो दोनों स्वयं निभा रहे थे, यानी कि सांगा और इब्राहिम लोदी। सांगा एवं इब्राहिम लोदी दोनों युद्ध में मौजूद थे। ठीक है, सांगा एवं इब्राहिम लोदी दोनों जो है वो क्या थे? युद्ध में मौजूद थे। और जो अगला युद्ध लड़ा गया था, कौन सा युद्ध लड़ा गया? अगला दूसरा युद्ध लड़ा गया था बांडी का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ा गया?
बांडी का युद्ध लड़ा गया, और जो बांडी क्षेत्र पड़ता है वो कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है धौलपुर में। कहाँ पड़ता है, ये जो क्षेत्र पड़ता है वो पड़ता है धौलपुर में। और इस क्षेत्र में ये युद्ध लड़ा गया, और ये युद्ध जो होता है वो सांगा वरस इब्राहिम लोदी की सेना के मध्य होता है। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी जो है वो नहीं आया था। ठीक है, यह युद्ध सांगा एवं इब्राहिम लोदी की सेना के मध्य लड़ा जाता है। ठीक है, इस युद्ध में जो इब्राहिम लोदी है वो मौजूद नहीं होता, और इस युद्ध में भी जीत किसकी होती है, इस युद्ध में भी जीत जो होती है वो सांगा की होती है। ठीक है, इस युद्ध में जो जीत होती है वो किसकी होती है, इस युद्ध में जो जीत होती है वो सांगा की ही होती है। तो खातौली के तो जो युद्ध लड़े गए, पहला युद्ध और दूसरा युद्ध, इन दोनों युद्धों में सांगा की क्या होती है, जीत होती है। ठीक है, अब जो हम आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं बयाना के दुर्ग की। ठीक है, बयाना का जो दुर्ग है, उसको लेकर जो सांगा की सेना है और जो बाबर की सेना है, इन दोनों सेनाओं के बीच में मुठभेड़ होती है। इधर से सांगा भी मौजूद नहीं था और उधर से बाबर भी मौजूद नहीं था, यानी कि ये जो युद्ध लड़ा गया, ये युद्ध दोनों सेनाओं के मध्य में लड़ा जाता है। ठीक है, जो मेवाड़ की सेना थी और जो मुगलों की सेना थी। कौन सा युद्ध लड़ा जाता है, बयाना का दुर्ग, वो बयाना का युद्ध। ठीक है, बयाना का युद्ध। अब जो बयाना का जो युद्ध लड़ा जाता है, बयाना का युद्ध कब लड़ा जाता है, तो 16 फरवरी कब लड़ा गया, 16 फरवरी 1527 को। ये युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया, तो ये युद्ध जो था वो सैनिक युद्ध था, यानी कि दोनों तरफ से सैनिकों के मध्य मुठभेड़ हुई थी, सैनिक युद्ध। और इस सैनिक युद्ध में सांगा के सैनिकों ने बाबर के सैनिकों को हरा दिया। बाबर के सैनिकों को हरा दिया। किसको हरा दिया, बाबर के जो सैनिक हैं उन सैनिकों को हरा दिया जाता है, परास्त कर दिया जाता है। अब इस बयाना के युद्ध में जो 16 फरवरी 1527 को बयाना के दुर्ग को लेकर दोनों के बीच की जो मुठभेड़ हुई थी, क्योंकि पहले यहाँ पर सांगा के सैनिक नियुक्त थे, लेकिन बाबर के सैनिकों ने उनको वहाँ खदेड़ दिया। उसके बाद जब इस बात की सूचना पता चलती है, सांगा अपनी सेना भेजता है, तब इनके बीच मुठभेड़ हुई थी। और इस मुठभेड़ में जो सांगा के सैनिक गए थे वो विजयी होती हैं। लेकिन अगला युद्ध असली युद्ध होता है, और उस युद्ध में दोनों के दोनों क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, मौजूद होते हैं। और वो युद्ध कौन सा था, वो युद्ध होता है खानवा का युद्ध। ठीक है, कौन सा युद्ध होता है, खानवा का युद्ध होता है। और खानवा का युद्ध जस्ट 1 महीने के बाद होता है, यानी कि ये 16 तारीख है, और इसके 1 महीने बाद यानी कि 17 मार्च 1527 को ही ये युद्ध लड़ा गया। और इस युद्ध में सांगा और बाबर के मध्य होता है, क्योंकि दोनों के दोनों युद्ध मैदान पर मौजूद थे। अब युद्ध जो है वो कहाँ लड़ा गया, खानवा के मैदान पर लड़ा गया। कहाँ लड़ा गया, खानवा के मैदान पर लड़ा गया, जो कि रूपबास भरतपुर में है। ठीक है, अब इन क्षेत्रों के मध्य लड़े गए इस युद्ध में, इस युद्ध के अंतर्गत जो परिणाम होते हैं वो बहुत ही जो सांगा की उम्मीद थी उसके मुताबिक नहीं होते। कारण मैं आपको बताऊंगा क्या रहा, क्या कमियां रहीं। तो आप इसे तोड़ना चाहो तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो या आप ले सकते हो, उसके बाद इसको मिटाते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसके बाद हम अब आगे बढ़ते हैं और इसकी जो खानवा की युद्ध की जो विस्तृत व्याख्या है उसको देखते हैं। देखिए आगे, अब देखिए इस खानवा के युद्ध में
इस खानवा के युद्ध में सांगा के द्वारा भी पूरा जोर लगाया गया था और सांगा ने पूरे क्षेत्र के जो सम्राट थे उनको पाती पर्वन प्रथा के तहत एकत्रित किया, उनको पाती पर्वन प्रथा के तहत निमंत्रण दिए और उसमें लोग उनके जो विभिन्न राज्यों के जो शासक थे वो शामिल भी हुए थे। ठीक है, तो खानवा के युद्ध में जिन जिन क्षेत्रों से शासक आए उनमें से कुछ महत्वपूर्ण थे। आमेर से पृथ्वीराज कछवा आए थे। ठीक है, आमेर से पृथ्वीराज कछवा, आमेर से जो इस युद्ध में शामिल होने आए थे उनका नाम था पृथ्वीराज कछवा। इसके अलावा मारवाड़ से जो शासक शामिल हुए थे, किससे? मारवाड़ से जो आए थे वो आए थे मालदेव। ठीक है, कौन आए थे? मालदेव इसमें शामिल होने आते हैं युद्ध में। इसके अलावा जो क्षेत्र पड़ता है बांगड़ वाला, यहां से उदय सिंह आए थे। जो बांगड़ का क्षेत्र पड़ता है यहां से कौन आए थे इस युद्ध में शामिल होने के लिए? उदय सिंह आए थे। और जो गजनेर का क्षेत्र है, कौन सा? गजनेर का क्षेत्र है, यहां से अशोक परमार आए थे। यहां से अशोक परमार इस युद्ध में शामिल होने आते हैं। और जो मेड़ता क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है? मेड़ता जो क्षेत्र है, इस मेड़ता क्षेत्र से रतन सिंह जो होते हैं वो इस युद्ध में शामिल होने आते हैं। ठीक है, कौन आते हैं? रतन सिंह इस युद्ध में शामिल होने आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे शासक जो हैं वो किस प्रथा के तहत आए थे? तो पाटी पर्वन प्रथा, पाटी पर्वन प्रथा के तहत इस युद्ध का हिस्सा बनने आते हैं, इस युद्ध में शामिल होने आते हैं। ठीक है, अब इस युद्ध में जो सांगा की सेना का नेतृत्व कर रहा था, उस सांगा की सेना के नेतृत्व करने वाला जो सेनापति था, उस सेनापति का नाम क्या था? उस सेनापति का नाम था हसन खां मेवाती। तो याद रखना है, सांगा की सेना का नेतृत्व है, सांगा की सेना का नेतृत्व है हसन खां मेवाती। हसन खां मेवाती कर रहा था। कौन कर रहा था? सांगा की सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन कर रहा था? हसन खां मेवाती कर रहा था। याद रखोगे ना, कौन कर रहा था? हसन खां मेवाती कर रहा था। अब हसन खां मेवाती के पास इस सेना का नेतृत्व था और उधर से जो देखिए यहां पर जिस प्रकार से सेना का संचालन किया गया, सेना का गठन किया गया, उसमें दोनों की सेना की को जो स्थापित करने की जो विधि थी उन दोनों के बीच थोड़ा डिफरेंट था। यहाँ हम इसको थोड़े चित्र के माध्यम से, यानी कि एक रेखांकन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर दोनों सेनाओं के मध्य जो युद्ध हुआ था उसके अंतर ऐसा क्या हुआ जिसमें सांगा की हार हो गई। ठीक है, देखिए इसमें जिस विधि का इस्तेमाल किया गया, तो मैं यहाँ खानवा का आप ये मैदान समझ लीजिए और इस खानवा के मैदान की ये रेखा है। ठीक है, रेखा का मतलब क्या है? रेखा का मतलब यह है कि इधर जो है वो मेवाड़ की सेना है और इधर जो है वो मुगल सेना है। कौन सी सेना है? इधर मेवाड़ की सेना है और इधर जो है वो मुगल सेना है। अब इसमें इनकी जो मेवाड़ की जो सेना थी, इसकी जो युद्ध लड़ने की जो विधि थी वो बिल्कुल पुरानी थी। जैसा लड़ा जाता है, सबसे आगे कौन होता है? सबसे आगे सेनापति होता है। ठीक है, इसमें जो सबसे आगे होता है वो सेनापति होता है और सेनापति के पीछे क्या होती है? सेना होती है। ठीक है, सेनापति के पीछे क्या होती है? उसकी सेना होती है, जो कि मुख्य सेना होती है। ये बात आपको याद रखना है। जो ये सांगा की सेना होती है, इस सांगा की सेना के बाद में ये जो शासक आए हुए थे, आमेर, मारवाड़, बांगड़, गजनेर, मेवाड़, जितने भी शासक आए थे, ये शासक इसके पीछे क्या होते हैं? एक एक कर खड़े हो जाते हैं। मान लीजिए ये गंगा सिंह है, वो ये मालदेव है, तो मालदेव के पीछे उसकी जो सेना वो लेके आया था,
ये सेना खड़ी हो जाएगी, ठीक है। ये 4000 की सेना लेके आया था अपनी। इसके बाद इसमें जो रतन सिंह है ये अपनी सेना लेके आया था, तो इसकी सेना जो है वो इसके पीछे खड़ी हो जाएगी। ऐसे करके ये सेना क्या हो जाती थी, खड़ी हो जाती थी। उसके शासक के पीछे वो जो सेना लेके आए थे वो सेना खड़ी हो जाती थी। ये इनके लड़ने की सामान्य विधि थी और ये कमजोरी भी थी, ठीक है। ये एक कमजोरी का कारण भी है क्योंकि यहां सेना को संयुक्त रूप से लड़ना चाहिए था। ये सेना जो थी अपने नेता के पीछे खड़ी होकर लड़ रही थी, यानी कि वो दूसरे साथ अपने नेता के झंडे के तले लड़ रही थी, ठीक है। इधर मुगल सेना होती है। अब मुगल सेना ने की जो विधि थी लड़ने की वो थोड़ी अलग थी, एडवांस थी, आधुनिक थी, मॉडर्न थी। क्या थी, इन्होंने क्या किया, तोपों का प्रयोग किया। देखो मैं यहां बता रहा हूं, इनके द्वारा क्या किया गया, तोपों का प्रयोग किया गया। यानी कि इन्होंने ऐसे करके इधर तोपों का मुंह कर दिया, ठीक है। ऐसे करके इन्होंने इधर तोपों का मुंह कर दिया, ये ऐसे करके इन्होंने तोपें जो हैं वो लगा दी। और इनके जो रथ थे, इनके जो सामान ढोने की जो गाड़ियां थी, उनको इन्होंने उन गाड़ियों से घोड़े तो निकाल लिए लेकिन जो गाड़ी होती है उनको लगा दिया ऐसे करके। यानी कि एक प्रकार से मेढ़नुमा दीवार जो है वो बना दी, अस्थायी दीवार जो है वो इन्होंने यहाँ निर्मित कर दी। अब इस अस्थायी दीवार के पीछे, इनके पीछे इन्होंने अपनी क्या कर दी, सेना खड़ी कर दी। इन्होंने अपनी जो सेना है वो इसके पीछे खड़ी कर दी और इस सेना यहाँ पर इन्होंने खड़ी कर दी। इसके अलावा दो टुकड़ियां जो हैं वो अलग नियुक्त की गई, दो टुकड़ियां जो हैं वो अलग नियुक्त की गई। एक टुकड़ी इन्होंने इस जगह पे खड़ी की, एक जो सेना की टुकड़ी है वो इस जगह पर इन्होंने खड़ी की और एक जो सेना की टुकड़ी है वो इन्होंने इस जगह पर खड़ी कर दी, ठीक है। यानी कि इन तोपों के दोनों ओर सेनाओं की टुकड़ियां इन्होंने नियुक्त की। अब देखिए ये इस प्रकार, अब जैसे ही युद्ध आरंभ होता है, सूर्य उदय होता है, शंखनाद होता है, आक्रमण की घोषणा होती है और इस आक्रमण की घोषणा के साथ ही युद्ध आरंभ होने वाला होता है। उसी समय बाबर क्या करता है, घोषणा कर देता है अपने सैनिकों के लिए। क्या घोषणा करता है, इसको बोलते हैं डोज। जो मोटिवेशन करने के लिए जो डोज दिया जाता है वो बाबर के द्वारा दिया गया। बाबर ने क्या किया, इसको जिहाद युद्ध की संज्ञा दे दी, युद्ध की क्या दे दी, संज्ञा दे दी, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है कि इसको जिहाद की क्या दे दी जाती है, उसके द्वारा संज्ञा दे दी जाती है और इसको जिहाद युद्ध करार दे दिया जाता है, ठीक है। क्या दे दिया जाता है, जिहाद युद्ध करार दे दिया जाता है। अब इस जिहाद युद्ध के साथ ही, जिहाद युद्ध के साथ ही कई प्रकार के प्रॉमिस भी किए जाते हैं बाबर के द्वारा कि मैं शराब जो है वो छोड़ दूंगा, मैं तुम पे लगने वाला जो टैक्स है वो कम कर दूंगा और उसके अलावा जो आकर्षण उपहार हैं वो दिए जाएंगे। तो इससे क्या है, जो बाबर की जो सेना थी उसमें क्या हो जाता है, नया संचार हो जाता है, एनर्जी आ जाती है उनमें, जो मतलब थी एनर्जी, उसके अलावा एक जोश की एनर्जी और आ जाती है और उसी के साथ युद्ध तैयार होता है। अब ये जो इसकी सेना जो लड़ रही थी सांगा की, ये पारंगत विधि थी, प्राचीन विधि थी। इन्होंने क्या किया, सीधा भक्कर तलवारों के माध्यम से आक्रमण किया, ऐसे आगे आगे। अब देखिए ये तोप तो आगे जा नहीं सकती ना, तोप तो स्थायी थी, तोप स्थायी थी, इसलिए बाबर की जो सेना है वो अपने स्थान से आगे नहीं गई। उन्होंने मेवाड़ की सेना के आगे आने का इंतजार किया, क्योंकि तोप को तो कंधे पर रख के कोई ले नहीं जा सकता, तो तोपें स्थायी रखी गई। मेवाड़ की सेना खुद आगे चलकर, जहां तक इनकी सीमा रेखा होती है, एक तोप होती है, उसकी भी क्षेत्र होता है कि भाई वो कहां तक मार सकती है, ठीक है। तो इस क्षेत्र के जैसे ही ये अंदर आते हैं तो तोपों से धमाके होना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है और इनकी जो प्रारंभिक जो टुकड़ियां थी वो बुरी तरह क्या हो जाती हैं, घायल हो जाती हैं। और ये जो तीरंदाज दोनों तरफ इन्होंने खड़े किए थे, सैनिक टुकड़े नियुक्त की थी, इन्होंने तीर बरसा के इनको क्या कर दिया, और ज्यादा घायल कर दिया। वो तोपों से ऐसे ही घायल हो गए थे। इसके अलावा इनकी जो घोड़े हाथी थे वो भी क्या होने लग गए, वो भी बिदकने लग गए और वो घोड़े हाथी भी बिदकने लग गए। तो इसके साथ ही ये युद्ध है, इस प्रारंभिक रूप से ही ये हार गए थे और इसमें बहुत सारे जो इनके शासक हैं उनकी भी क्या हो जाती है, उनकी भी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार
एक जो तीर है वो किस में जाके लग जाता है, वो सांगा में जाके लग जाता है, और सांगा जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। और इस युद्ध मैदान से ही जो मालदेव होता है वो इनको लेकर निकल जाता है, और उनकी जगह जो झाला अज्जा होता है वो क्या कर लेता है, उनका मुकुट जो है वो धारण कर लेता है, और युद्ध मैदान में लड़ता रहता है जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। तो इस युद्ध का परिणाम जो है वो उस समय ही निकल गया था जिस समय तोपों की गोलों की बरसात हुई थी, और उसमें आधे से ज़्यादा उनकी सेना जो है वो घायल हो गई थी। तो इस प्रकार इस युद्ध में केवल और केवल रणनीति का फर्क था, और इस रणनीति के द्वारा ही इस युद्ध में सांगा की क्या होती है, हार हो जाती है। ठीक है, तो इसको जिहाद युद्ध की क्या देना, संज्ञा देना। तो ये इसके प्रमुख महत्वपूर्ण मैंने कारण बताए। इसके अलावा भी इसके युद्ध के हार के क्या कारण रहे उन पर भी हम चर्चा कर सकते हैं। देखिए, राणा सांगा की हार के कारण, राणा सांगा की हार के कारण, राणा सांगा की हार के क्या कारण होते हैं। इसका जो सबसे जो महत्वपूर्ण काम अगर कोई भी सोच लेगा तो वो जान लेगा कि भैया सबसे महत्वपूर्ण कारण था तोपखाना। बाबर के पास क्या थी, तोपें थी, और तोपों के आगे तो तीरंदाजी या बंदूकबाजी या क्या तलवारबाजी कुछ भी काम जो है वो नहीं करेगी। दूसरा जो कारण था वो थे इनके तोप चलाने वाले। एक तो तोप चलाने का बाद जो नाम था वो था रूमी, एक जो था वो था तोपची रूमी, और दूसरा जो था वो था मुस्तफ़ा। ये दोनों के दोनों तोपची बड़े ही शानदार तरीके से इन्होंने तोपों का क्या किया था, संचालन किया था। ठीक है, ये दोनों ने आधे से ज्यादा जो सेना है उसको इन दोनों ने ही परास्त कर दिया था। इसके अलावा इनकी जो पद्धति इस्तेमाल की गई थी जिसको बोला गया तुलगुमा युद्ध पद्धति, तुलगुमा युद्ध पद्धति। इसके बाद जो चौथा कारण माना जाता है वो मानी जाती है तीरंदाजी, शानदार तीरंदाजी। तीरंदाजी, ठीक है। और इसका जो अगला कारण अगर माना जाए तो जिहाद का नारा, जिहाद का नारा, या इसको धर्म युद्ध में कन्वर्ट कर देना, क्योंकि धर्म युद्ध हमेशा तभी होता है जब सामने किसी अन्य धर्म का शासक युद्ध लड़ रहा है। ठीक है, जब दो धर्म के लोग लड़ेंगे तो क्या धर्म युद्ध होगा। तो इसीलिए ये इसके पीछे के जो महत्वपूर्ण कारण है वो माने गए। राणा सांगा की हार के कारणों में इनको क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। अब हार गए, कारण गिनते रहिए, इनसे हो क्या रहा है। तो घायल सांगा को मालदेव, घायल जो सांगा हो गए थे उनको इस युद्ध मैदान से कौन निकाल के ले जाता है, इस युद्ध मैदान से मालदेव निकाल के ले जाता है। और मालदेव के द्वारा जब इनको युद्ध मैदान से निकाल कर ले जाया गया तो कहां पर ले जाया जाता है, तो इनको निकाल कर ले जाया जाता है बसवा। ठीक है, कहां पर निकाल कर ले जाया जाता है, बसवा निकाल कर ले जाया जाता है। अब बसवा कहां पड़ता है, ये तो यहीं पड़ता है जहां था, कहां, दौसा में। यहां इनका घायल अवस्था में आवाज होता, घायल जो अवस्था में से थे इनका इलाज किया गया। इलाज हो जाने के बाद इनको कहां चले गए, ये कुंभलगढ़ चले जाते हैं। और कुंभलगढ़ में जो ये निवास करते हैं, स्वास्थ्य सही करते हैं, और वहां पर जो हाड़ा रानी कर्मावती होती है उनको क्या कर देते हैं, कुंभलगढ़ जो दुर्ग है इसको गिफ्ट कर देते हैं। उसी समय इनको सूचना मिलती है कि जो बाबर है वो चंदेरी पर आक्रमण करने वाला है, मेदिनी राय पर आक्रमण करने वाला है। तो अपनी सेना को लेकर ही उस क्षेत्र की ओर निकलते हैं, लेकिन बताते हैं कि इन सरदारों ने मना किया था कि देखो उनके पास तोपें हैं, तोपों के सामने हम सामना नहीं कर सकते। यहाँ तक कि उनके सरदारों के मन में उस युद्ध का खौफ बैठ चुका था। उन्होंने सांगा को जाने से इनकार किया, लेकिन सांगा ने जिद की कि चलना है तो चलना है, अब मना तो कर नहीं सकते, सरदार थे। तो ऐसा बताते हैं कि उन्होंने आधे रास्ते में क्या किया, सांगा को जहर दे दिया, और जहर देकर सांगा जो होते हैं उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और मांडलगढ़ नामक स्थान पर, कौन सा,
मांडलगढ़ नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो जाती है और वहीं पर 32 खम्भों की छतरी क्या कर दी गई, निर्मित कर दी गई। 32 खम्भों की छतरी जो है वो निर्मित कर दी जाती है। तो ये एक छोटी सी कहानी जो हमने बताई संगा के बारे में, ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी और जितने भी इससे संबंधित फैक्ट थे उनको हमने शामिल करने का प्रयास किया। तो अगर आपको इस संबंधित कोई भी बात पूछनी है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।